हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है? जिन कंपाउंड्स के हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक से ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आते हैं, उनमें से कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होती है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनको पता कैसे करते हैं? तो इनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले उन रूल्स को ही सीखेंगे और रूल्स सीखने के बाद उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसे केसेस की भी स्टडी करेंगे जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में इस वीडियो के हम उस कंपाउंड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल्स को सीखने से, कैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो पहले से ही मैंने बोर्ड पे वो रूल्स लिख रखा हुआ है। साथ ही साथ आप काम करेंगे कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नीट, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नेट हो, चाहे गेट हो, आप अगर जीओसी पढ़ रहे हैं तो आप साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि मैं इस हिसाब से आपको जीओसी पढ़ाऊंगा। यानी अभी जीओसी में रेजोनेंस मैंने स्टार्ट किया है और इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री है और जिसमें सिलेबस जीओसी है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी डिटेल में लेकर चलेंगे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करने में सबसे पहला जो रूल है वो ये होगा कि कोई जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उनमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि जो उसमें से ऐसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अलग कर लीजिए जिसपे कोई भी चार्ज ना हो। यानी उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी एटम पर अगर कोई चार्ज नहीं है, यानी अनचार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो इसे सबसे पहले अलग कर लीजिए, साइड कर लीजिए कि हाँ भाई इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी। फिर से बोल रहा हूं, जो अनचार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसको आप साइड कर लीजिए कि इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे चार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें जो एटम्स हैं उनके ऊपर चार्ज है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो रूल लिखा हुआ है बिल्कुल प्रियोरिटी के हिसाब से लिखा हुआ है कि पहले अनचार्ज वाले को प्रियोरिटी देना है, फिर चार्ज वाले पर आएंगे। ठीक है, अब चार्ज वाले कई सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो उसमें सबसे पहली प्रियोरिटी किसे दी जाएगी? उसमें सबसे पहली प्रियोरिटी दी जाएगी जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर ज्यादा पाए जाएंगे। काउंट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, यानी देखिए एरो पर क्यों लगा, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो प्रियोरिटी ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चार्ज में सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ऑक्टेट रूल पर। ठीक है, अगर इस वाले रूल से सॉल्व नहीं हो पाया, इसके बाद भी कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच गए हैं, तो फिर इस रूल को पकड़ेंगे कि देखेंगे कि किस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है। जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा करेंगे। फिर इसके बाद किस रूल को फॉलो करेंगे? अगर इससे भी सारी कुछ सबकी स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो पाती है, तो फिर उसके बाद इसकी प्रियोरिटी होगी कि जो भी अनलाइक चार्ज होगा, यानी जैसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो लो होना चाहिए, यानी बिल्कुल पास पास में होना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। किसके कंपेयर में? उसके बाद देखिए क्या, लाइक चार्जेस शुड लाइज एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, इनका सेपरेशन कम होना चाहिए, और जो एक जैसे चार्ज हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ठीक है, इनके का सेपरेशन मैक्सिमम होना चाहिए, यानी जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा और उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद भी एक रूल है जो देखेंगे लास्ट में। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। एरो नीचे बना दे रहा हूं, मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। और अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रायोरिटी के बेस पर चलेंगे और फिर जब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि इस रूल्स को हम लोग कैसे लगाएं और कैसे फॉलो करें। ठीक है, पहले अनचार्ज वाला सबसे स्टेबल, फिर चार्ज में भी वो जिनके कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं, और फिर उसके बाद जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर देखेंगे कि अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज का सेपरेशन। अगर लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्लोज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा हुआ है तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक पिक्चोरियल डायग्राम बना सकते हैं और इस हिसाब से हम रूल्स को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन में से अप्लाई करेंगे। बोर्ड पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब इनमें हमें चेक करना है कि किनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। इसमें हम लोग ऑर्डर बनाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो भी रूल्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है अब उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें डिसाइड करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहला रूल यह था कि जो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज। इसलिए फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाकियों के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए पहला डिसाइड हो गया। अब बाकी ये 3 बच गए हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ये अब चार्ज्ड हैं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ पाया जा रहा है। अब इनमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले चार्ज में पहला रूल क्या था कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आपको देखना है, उसके प्रायोरिटी के बेस पर स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। तो तीनों में हम काउंट करके देख लेते हैं कि किसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं। जैसे सेकंड वाले में कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक होगा 4 कोवैलेंट बॉन्ड। यहां लिख दे रहे हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। यहां पर 1 2 3 4, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड है। यहां पर 1 2 3, यहां पर कार्बन पे यहां नेगेटिव चार्ज है 1 2 3, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा 4। यानी इन तीनों में से थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट के बाद किसका नंबर आ गया, थर्ड का। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, अब बाकी सेकंड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो अब उसके बाद किससे डिसाइड होगा, चार्ज सेपरेशन से। तो हम देखेंगे यहां पर कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो कि अनलाइक चार्ज है उनका सेपरेशन भी सबसे कम है, और यहां पर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यानी अनलाइक चार्ज इनका सेपरेशन भी कम है, मतलब दोनों का सेम है। इससे नहीं डिसाइड हो पाया तो अब कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। देखेंगे कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लगा है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो जो लास्ट वाला रूल मैंने बताया था कि अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और फोर्थ की सबसे लास्ट होगी, क्योंकि यहां पर निगेटिव चार्ज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा है और यहां पर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो देखिए जो रूल्स अभी हम लोग ने पढ़ा है उसके बेसिस पर कितना इजीली लग जा रहा है अगर उसको हम ध्यान से सही तरीके से अप्लाई करें तो। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसपे फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहला रूल क्या है कि अनचार्ज वाले को अलग करना है, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसा है जिसपे चार्ज है। यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला प्रायोरिटी आता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन है तो 4 and 2 6। यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो 6 कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां पर 1 2 3 4 4 2 6 and 6 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। ठीक है, अब इसके बाद किससे डिसाइड करेंगे? ऑक्टेट से, कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। तो यहां पर भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एक एलिमेंट का, और यहां पर भी हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नजर आ रहा है। अगर आप कहेंगे देखिए यहां पे कार्बन है, यहाँ पे 3 वैलेंसी हो रही है और निगेटिव चार्ज की वजह से इसकी 4 वैलेंसी यानी कंप्लीट है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है लेकिन निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसकी 2 वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इससे भी नहीं डिसाइड हो पाया। अब क्योंकि यहां पर 2 चार्ज नहीं है कि अनलाइक और लाइक चार्ज हम देख सकें, तो फिर लास्ट वाले रूल पर आ जाते हैं। यहां पर निगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है और यहां पर निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर है। तो अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर लगा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव का एटम है जिस पर निगेटिव चार्ज लगने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी सेकंड वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी उसी तरीके से रूल्स लगाएंगे। पहले हमको चार्ज दिख गया तो मतलब अनचार्ज वाला तो कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं है, तो फिर आ जाते हैं सीधे कोवेलेंट बॉन्ड। चार्ज जहां आपने देखा चार्ज वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तुरंत कोवेलेंट बॉन्ड वाला रूल लगाइए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करिए। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम यहां पर देखें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्योंकि प्रायोरिटी पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को दी गई है। ठीक है, जैसे आप ये भी कहेंगे कि माइंड में ये आएगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो यानी स्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने प्रायोरिटी वाइज रूल्स आपको बताएं तो उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की प्रायोरिटी ऊपर है और ये वाले रूल की प्रायोरिटी नीचे है। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ज्यादा है, यानी यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए सेकंड वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की कंपेयर में ज्यादा होगी। तो ये 3 क्वेश्चन है। अभी और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला रूल क्या था कि अनचार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाकियों के कंपेयर में स्टेबल होगा। तो फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो सेकंड और थर्ड के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई निगेटिव चार्ज है। अब बचे सेकंड और थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि ये तो चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनमें किस बेसिस पे देखा जाता था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, यानी यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं। आप चाहे तो काउंट करके भी देख लेंगे, तो इसलिए सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड के कंपेयर में। यहां पर रीजन लिख लीजिए कि यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है, थर्ड के कंपेयर में ज्यादा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस। ठीक है, देखिए आसानी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हम देखेंगे जो तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तीनों में चार्ज लगे हुए हैं, बाकायदा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जो भी लगा हो। ठीक है, अब इनमें कैसे देखेंगे? सबसे पहला रूल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम देखेंगे इसमें भी टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद आएंगे ऑक्टेट पर। तो यहां पर भी सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। चाहे तो आप जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है उसको भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है और पॉजिटिव चार्ज लगा है,
ऑक्टेट काउंट करेंगे, सबके 8 इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम के पास। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया था लेकिन -2 चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इससे भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या था, चार्ज सेपरेशन का। तो चार्ज सेपरेशन देखेंगे कि जो अनलाइक चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, तो अनलाइक चार्ज का सेपरेशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले और दूसरे में अनलाइक चार्ज है यानी पॉजिटिव निगेटिव, ये बिल्कुल पास पास में लगे हुए हैं, एडजेसेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड की कंपेयर में ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि थर्ड में अनलाइक चार्ज नहीं है, लाइक चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों ही बिल्कुल क्लोज हैं, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, यानी रिपल्सन काम करेगा, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसलिए फर्स्ट और सेकंड का थर्ड के कंपेयर में स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी थर्ड को सबसे लास्ट में हमने रख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को कैसे डिसाइड करें, क्योंकि चार्ज सेपरेशन तो दोनों में इक्वल है। ठीक है, इसके बाद आता है कि निगेटिव चार्ज कहां लगा हुआ है। पहले वाले स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे है और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे लगा हुआ है, और दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो लास्ट रूल यही बताया था कि अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और फिर उसके बाद सेकंड की होगी। अब आखिरी ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। इसमें आपको 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब इन चारों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि सब में चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला रूल है कि हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करें, यहां पर 3 4 और ये 2 हाइड्रोजन के 4 to 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी 6 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, और थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 और ये हाइड्रोजन के 2 5 कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट वाले में 1 2 3 3 to 5 कोवेलेंट बॉन्ड। यानी स्टार्टिंग के जो ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें 6 and 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, और लास्ट वाले जो थर्ड एंड फोर्थ हैं उसमें 5 and 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। यानी पहले डिसाइड हो गया कि फर्स्ट एंड सेकंड का रिजोनेटिव स्टेबिलिटी थर्ड एंड फोर्थ के कंपेयर में ज्यादा है। अब फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में कैसे रिलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद रूल क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल अगर देखें तो इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, उसकी बैलेंसी कंप्लीट है। नाइट्रोजन इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज लगने की वजह से इसकी बैलेंसी बैलेंस हो गई है। कार्बन 1 और हाइड्रोजन के 2 ये बॉन्ड मिलाकर 3 और निगेटिव चार्ज मिलाकर के 4, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो भी कंप्लीट है। यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड में भी देखें तो इसमें भी सबके ऑक्टेट हमें कंप्लीट नजर आ रहे हैं, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद तीसरा रूल आता है चार्ज सेपरेशन का, अनलाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। देखो पॉजिटिव नेगेटिव शुड बी लो, कम होना चाहिए, तो कम है, उसमें भी कम है, इसमें भी कम है। अब इससे भी नहीं डिसाइड हो पाएगा, तो लास्ट वाला रूल था कि निगेटिव चार्ज किस पे लगा हुआ है, तो निगेटिव चार्ज यहां कार्बन पे लगा है और यहां निगेटिव चार्ज लगा हुआ है नाइट्रोजन पर। अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी सेकंड वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन कम कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होती है और नाइट्रोजन की 3.0 होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। अब आ जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ में, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो दोनों में सेम है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद वाला रूल क्या है, ऑक्टेट रूल। देखते हैं किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर दोनों का कंप्लीट निकलेगा तो उसके आगे वाले रूल पर बढ़ जाएंगे। तो थर्ड में देखें नाइट्रोजन 1 2, इसके नाइट्रोजन की वैलेंसी
3 होती है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बना रखा है और साथ ही साथ उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। और यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और उसके साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इससे भी डिसाइड नहीं हो पाया। तो फिर लास्ट वाले रूल पर आते हैं, चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर चार्ज सेपरेशन सेम है, इससे भी नहीं डिसाइड हो पाया। तो अब देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज कहां लगा हुआ है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे लगा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे लगा है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी सेकंड, फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और थर्ड की। तो ये मैंने आपको जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस करा दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को और जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उसको समझने में काफी मदद करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास बुक से आप कोई क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है जो रूल्स मैंने आपको बताया है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको अपना मेल दे दूंगा, ईमेल आईडी, उस पर आप मेल करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वहां पर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी पीडीएफ के फॉर्म में जिसको चाहिए रहेगा वो मेल करेगा, तो मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद उन कुछ केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे जिनमें ये रूल फॉलो वो नहीं करते हैं। ठीक है, जो रूल मैंने आपको बताए हैं, जो एक्सेप्शनल केस हैं, अब उन केसेस की हम लोग स्टडी। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि एक्सेप्शनल केस है, जहां पर वो रूल फॉलो नहीं होता, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो पहले वाले इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये अनचार्ज्ड है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज है। एक इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कैसे होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरीके से इस कार्बन एटम पर ब्रेक हुआ होगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर शिफ्ट हुए होंगे, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी, इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो रूल के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं और इसको सेकंड स्ट्रक्चर, तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड यहां पर ज्यादा स्टेबल है पहले के कंपेयर में। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, यहां पर चार्ज पाए गए लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। ये वाला जो रिंग है देखिए, ये भी एरोमेटिक है और यहां वाले पे भी एरोमेटिसिटी पाई गई है, यानी ये भी एरोमेटिक रिंग होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखेंगे एरोमेटिक कैसे है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और एरोमेटिक होने का बेसिक रूल आपको मालूम होगा, और नहीं भी पता है तो आगे हम जब जीओसी में आगे बढ़ेंगे तो एरोमेटिसिटी को लेकर के भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वहां पर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ क्लासेस में पढ़ी होगी, तो मैं बेसिक्स रूल बताता हूं कि साइक्लिक होना चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए और कंप्लीट रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। आप देखेंगे पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। और साथ ही साथ हकल्स रूल यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, आप चेक करके देखेंगे 1 2 3 4 और इस नेगेटिव चार्ज को भी एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स माना जाएगा, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेंगे तो 4n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 1, यानी ये जो n की वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर आ रही है। इससे मालूम चल रहा है कि ये रिंग जो है आपका एरोमेटिक है। क्लियर? ठीक है, जब रेजोनेंस के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो,
और इस रिंग में देखें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, रिंग भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस हकल्स रूल पे रख करके देखें तो फॉलो कर रहा है। 4n + 2 = 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4n = 2 - 2 0, यानी n = 0। तो 0 भी एक इंटीजर होता है, तो इसका मतलब दोनों रिंग जो है वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए भले ही इसमें चार्ज पाया गया लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर वो रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। सेम यही कंडीशन यहां पर भी है, यहां पर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, तभी यहां पर नेगेटिव चार्ज है और इस वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आप इस रिंग को देखिए, ऊपर वाले केस जैसा है, इसलिए ये रिंग आपका क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, और ये वाले रिंग को भी देखेंगे हम, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर पाई बॉन्ड, ये सभी अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए हैं और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, रिंग है, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंडीशन को यानी हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए ये वाला केस 4n + 2 = 6, सॉल्व किया तो n = 1, यानी इंटीजर आ रहा है। तो ये वाली रिंग भी आपकी क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने की वजह से ये जो सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो पहले वाले के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा, भले वो चार्ज है। तो इसी एक्सेप्शनल केस के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर वहां चार्ज एंड चार्ज वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, जो एरोमेटिक है वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो फाइनली हम लोग ने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे वो डाउट पूछ लीजिएगा। अब आइए, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने को, वो यहाँ पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पाइरोल रिंग दिया था और कहा था कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करिएगा। इस रिंग को पाइरोल बोलते हैं। ठीक है, अब पाइरोल में देखेंगे आप कि कौन सी कंडीशन पहले पाई जा रही है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, यहां पर भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होता है तो लोन पेयर को पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी अपने आगे वाले बॉन्ड पर, और उस आगे वाले पाई बॉन्ड को उसी के कार्बन एटम पर। ठीक है, इसी के आगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसलिए यहां पर निगेटिव चार्ज। फर्दर देखेंगे वही कंडीशन हमको मिलेगी, निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो निगेटिव चार्ज को बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को उस कार्बन एटम पर। यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर पाई बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहां पर पाई बॉन्ड लगेगा लोन पेयर आने की वजह से। ठीक, फिर से हम देखेंगे कि निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर। तो निगेटिव चार्ज को बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को उसी कार्बन एटम पर, और बाकी जो जैसा है वैसे बनाते चलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पाई बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ था तो उसकी वजह से यहां पाई बॉन्ड, और फिर से पाई बॉन्ड निकल करके यहां पर चला गया, यानी यहां पर निगेटिव चार्ज, तो केस वही रह गया, यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। ठीक है, फिर से हम देखेंगे कि निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, तो निगेटिव चार्ज बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन एटम पर शिफ्ट कर देंगे। यहां आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां पाई बॉन्ड और पॉजिटिव, यहां पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखिए, निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, तो निगेटिव चार्ज बगल वाले बॉन्ड पर और इस पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन एटम पर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, और फिर से नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर आ जाएगा। यही है आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, और इसी तरीके से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पाइरोल के टोटल 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आ रहे हैं हमारे सामने। 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप एक बार फिर से देख लीजिए।
तो फाइनली हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अब इसके आगे वाले पार्ट में यानी अगला जो रेजोनेंस का वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है, यानी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की तरफ। तो उसके लिए हमको रेजोनेंस इफेक्ट जानना पड़ेगा कि वो कितने टाइप के होते हैं, यानी उसी को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। प्लस एम, माइनस एम, कौन कौन से होते हैं, किसका प्लस एम ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका माइनस एम ज्यादा होता है, किसका कम होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे।